नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एक अहम मुद्दा, छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए खबर है कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी होगी। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। धान की खरीदी पिछले साल की तर्ज पर ही होगी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी का ऐलान किया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ बारदाने की उपलब्धता और समर्थन मूल्य पर खरीदी की कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। सरकार 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदेगी। वहीं बारदाने की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्लास्टिक बोरों के अलावा पीडीएस और कुछ राइस मिलर से भी धान के लिए बारदाने की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से तय समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी। खाद्य मंत्री की दलील है कि इस साल बारदाने की सप्लाई समय पर नहीं होने से धान खरीदी में देरी हुई है। 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी और गत वर्ष के समान ही धान खरीदी किया जाएगा। क्या लक्ष्य डिसाइड हुआ है कब कितना लक्ष्य है, कितना खरीदना है? नहीं, लक्ष्य वाली कोई बात नहीं होती। और जो समर्थन मूल्य भारत सरकार की तरफ से है तो समर्थन मूल्य में धान की खरीदी होगी। 2020-21 के संदर्भ में नीति निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई और बहुत सारे मुद्दे पे सार्थक चर्चा हुई। प्रदेश को इस साल 4,75,000 गठान बारदाने की जरूरत है। 1,62,000 गठान बारदाना केंद्र से मिल रहा है। वहीं 1,62,000 गठान बारदाना मिलर से लिया जा रहा है। सरकार ने केंद्र से प्लास्टिक बारदाने से खरीदी की इजाजत भी मांगी है। इधर बीजेपी का कहना है कि सरकार 1 दिसंबर से खरीदी करके किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी मांग करती रही है। पूरे छत्तीसगढ़ के किसान संघों ने भी मांग की है कि धान की खरीदी 1 नवंबर से होनी चाहिए, दिवाली के पहले होनी चाहिए। दिवाली के पहले किसानों के जेब में पैसा आए, वो दिवाली ठीक तरीके से मना पाए। तो 1 दिसंबर से धान की खरीदी कर कोई वो किसानों के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। सरकार के पास भले ही बारदाने नहीं होने का बहाना हो, लेकिन 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रही बीजेपी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। चलिए अब बात करेंगे मरवाही की महाभारत की। तो अब बस कुछ घंटे बचे हैं और मरवाही में उपचुनाव के लिए कल वोट पड़ने हैं। सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। कुल 8 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज करेगी जनता। 1,91,004 मतदाता कुल मिलाकर वोट करने वाले हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 93,733 है और महिला मतदाता 97,267 हैं। 4 थर्ड जेंडर के वोटर्स हैं। प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी से डॉक्टर गंभीर सिंह और कांग्रेस से डॉक्टर के ध्रुव के बीच में ही मुख्य मुकाबला है। एक निर्दलीय मिलाकर कुल 8 उम्मीदवार हैं। वोटिंग के लिए 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 237 मुख्य मतदान केंद्र हैं और 49 सहायक बूथ हैं। 126 बूथ संवेदनशील हैं, 4 बूथ अति संवेदनशील हैं। वोटर्स में जाति का समीकरण देखें तो 45% गोंड, 15% कंवर, 13% भैना, 10% यादव, 5% पनिका और 12% अन्य जातियों के वोटर हैं। कोरोना काल में ये चुनाव अब की बार कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। संक्रमण फैलने से बचाव के लिए चुनाव आयोग ने जरूरी इंतजामों का निर्देश पहले ही दे रखा है। मतदान सामग्री के साथ 1500 पीपीई किट, 2,22,991 मास्क, 1,91,000 सिंगल हैंड ग्लव्स, 28,375 डबल हैंड ग्लव्स, 3,739 फेस शील्ड, 300 थर्मल स्कैनर और 1,94,100 सैनिटाइजर पाउच में उपलब्ध किया है। ये मतदान कर्मियों को दे दिए गए हैं। मरवाही में 2018 में बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों में तत्कालीन जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी को 74,041 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि भाजपा की अर्चना पोते 27,579 वोट प्राप्त कर सकी थी। जीत हार का अंतर 46,462 था।
तीसरे स्थान पर कांग्रेस के गुलाब राज रहे थे, जिनको 20,040 वोट मिल पाए थे और उनकी जमानत जब्त हुई थी। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रितु पेंद्राम को 9,978 जबकि नोटा को 4,501 वोट पड़े थे। मरवाही का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है, रोचक है, कड़ा है। एक तरफ जेसीसीजे बीजेपी को सपोर्ट कर चुकी है तो दूसरी तरफ जेसीसीजे के 2 विधायक कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के मरवाही चुनाव प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने अपनी जीत का दावा दोहराया। उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की, सुनवाते हैं। मरवाही चुनाव के बदले समीकरण के बीच हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी, जिन्होंने बतौर कांग्रेस मरवाही चुनाव प्रभारी यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से समीकरण अभी बदले हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति है, कहाँ पाते हैं कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ही बेहतर है और जो पहले जो स्थिति थी, पहले ऐसा लगता था कि 3 प्रत्याशी टक्कर में होंगे, लेकिन एक प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। उसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रूप से तीसरे नंबर पे आपकी गोंडवाना और उसके बाद कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो पहले की परिस्थितियां जब थी उस समय भी हम लोग चुनाव जीत रहे थे, आज की परिस्थिति में भी हम चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे बहुमत के साथ जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो योगी कांग्रेस से या उस परिवार से जो समझौता रहा लंबे समय तक, उसी का परिणाम है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ इस विधानसभा में बनी है, उसका मुख्य कारण है। लेकिन जोगी कांग्रेस के बीच जो वोट हैं वो निर्णायक हैं। भाजपा को जरूर जोगी कांग्रेस का समर्थन मिला है, आपके भी पक्ष में जोगी कांग्रेस के 2 विधायक आए हैं। ऐसे में कैसे देखते हैं जोगी के जो वोट हैं उसका बंटवारा कैसे हो? देखिए, जोगी के वोट है ही नहीं। मैं पहले से बोल रहा हूँ, अभी फिर बोल रहा हूँ, जोगी का कोई वोट बैंक नहीं है, वो कांग्रेस का वोट बैंक था। कांग्रेस पार्टी ने जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर उनको विधायक और अन्य पदों से सुसज्जित किया, उनके परिवार को, उनके सुपुत्र को, उनकी धर्मपत्नी को, सबको विधायक बनाया। और जोगी जी के परिवार ने कांग्रेस को कभी कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन दोनों की ताकत मिल के भी कांग्रेस पार्टी को नहीं हरा सकती। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेगा। धन्यवाद। तो कांग्रेस का भी अपना यहाँ पर जीत का दावा है और कांग्रेस का रुख भी स्पष्ट है कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और जब मतदान होगा और जब परिणाम उसके आएंगे तब भी यहाँ पर कांग्रेस जीत कर आएगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 पेंड्रा। मरवाही का चुनावी मुकाबला बेहद रोचक हो चुका है। भाजपा को जोगी, कांग्रेस का साथ है। नए समीकरण के बीच बीजेपी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी का दावा है कि मरवाही की जनता का रुझान स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ है। जोगी परिवार के साथ कांग्रेसी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ की जनता को ये बात नागवार गुजर रही। बीजेपी के चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल से भी बातचीत की हमारे सहयोगी ने। चुनावी शोरगुल थम गया है। मरवाही में कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। भाजपा इस चुनाव में अपने को कहां पाती है? कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। खासकर प्रधानमंत्री आवास जो कांग्रेस ने बंद किया, स्मार्ट कार्ड बंद किया, मट्टी तेल में कटौती की, बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं होना, सड़क का नहीं होना, इसके साथ ही जोगी परिवार को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर किया गया, इन सारी बातों का आक्रोश है और मरवाही की जनता का रुझान स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। ये जोगी फैक्टर दिख रहा है मरवाही उपचुनाव में। आप लोग को समर्थन भी मिला है जोगी परिवार का, तो क्या देखते हैं जो बंटवारा होगा जोगी के जो वोट बैंक हैं उनका बंटवारा कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे मरवाही की जनता का लगाव स्वर्गीय अजीत जोगी से रहा है और मरवाही और अजीत जोगी जी एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं कि मरवाही मतलब जोगी, जोगी मतलब मरवाही।
तो उनके परिवार को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर किया, और जिस प्रकार से कल की ही घटना है बच्चरवार की, श्रीमती रोहिणी जोगी के साथ कांग्रेसियों ने जो उनको गाड़ी से नहीं उतरने दिए, बदमाशी करने की मतलब दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, ये सारी बातें यहाँ की क्षेत्र की जनता को नागवार गुजर रही है। और इसलिए जो जोगी जी से जिनका लगाव है वो पूरी तरह से कांग्रेस से बदला लेने पे उतारू है, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो बीजेपी के यहाँ अपने जीत के दावे हैं और जोगी फैक्टर भी यहाँ पर प्रभावी है। भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने जोगी परिवार का अपमान किया है, जोगी का मरवाही में अपना एक कद है और इसी का बदला यहाँ मरवाही की जनता भाजपा को वोट देकर लेगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, पिंडरा। और अब नशे के खिलाफ जारी IBC 24 की मुहिम से जुड़ी खबर। टोटल लॉकडाउन के दौरान गोलीकांड और अवैध शराब पार्टी की घटना के बाद चर्चा में आए क्वींस क्लब के निर्माण से लेकर इसके संचालन तक में किस तरह प्रभावशाली लोगों ने नियमों को तोड़ मरोड़ कर काम किया, कुछ चंद लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया, इस बारे में लगातार रिपोर्ट्स हमने दिखाई हैं और इस कड़ी में एक और खुलासा करने वाले हैं। इस खुलासे से आप जरूर सोचने पर मजबूर होंगे कि क्लब के रसूखदार संचालक क्या सारे नियम कायदों से ऊपर हैं या फिर शासन प्रशासन के चंद लोग इसके पीछे पूरा खेल कर रहे हैं। साल 2006 में जब हाउसिंग बोर्ड ने रायपुर के पुरैना में छत्तीसगढ़ के विधायकों सांसदों के लिए कॉलोनी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, तब विधायकों को इस बारे में बताने के लिए इसी लेआउट का इस्तेमाल किया गया था। विधायकों को फील्ड विजिट कराते वक्त भी इसी लेआउट के जरिए बताया गया था कि प्रस्तावित कॉलोनी का एक रास्ता क्वींस क्लब के सामने से होते हुए VIP रोड तक जाएगा और दूसरा रास्ता सिटी मॉल 36 के बगल से होते हुए रायपुर आरंग नेशनल हाईवे पर मिलेगा। लेकिन क्लब के निर्माण और उसके संचालन से जुड़े रसूखदार संचालकों का रसूख देखिए कि VIP रोड से विधायक कॉलोनी तक पहुंचने वाले उस रास्ते को ही हड़प लिया गया। क्वींस क्लब के संचालकों ने इस रास्ते का इस्तेमाल क्लब के पोर्च के तौर पर करना शुरू कर दिया। 2015 में जब मामला विधानसभा में गूंजा और फिर तत्कालीन मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हाउसिंग बोर्ड ने इस रास्ते को खुलवाया। जो माफियों के द्वारा जो है कब्जा करके और किस तरह से जो है अवैधानिक रूप से जो है क्लब को ले लिया गया, हाउसिंग बोर्ड की बिना जानकारी के लिया जाना, तो हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी और हाउसिंग बोर्ड को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब क्वींस क्लब की बिल्डिंग और यहां तक पहुंचने के रास्ते वाले लेआउट को भी देख लीजिए। इसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि क्लब के लिए एंट्री का रास्ता विधायक कॉलोनी की तरफ से है। 12 मीटर चौड़े इस रास्ते को साफ साफ देखा जा सकता है। अब जरा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से क्लब के संचालन के लिए थमाई गई शर्तों की भी लिस्ट देख लीजिए। इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि क्लब में एंट्री गेट केवल विधायक कॉलोनी की तरफ से ही होगा। क्लब में एंट्री गेट VIP रोड की तरफ से नहीं होगा। लेकिन क्वींस क्लब के संचालकों ने इन दोनों प्रावधान की धज्जियां उड़ाते हुए न सिर्फ सड़क की जमीन हड़पी, बल्कि विधायकों, सांसदों को क्लब और VIP रोड तक पहुंचने का रास्ता भी बंद करवा दिए। एक सप्ताह पहले जब धर्मजीत सिंह ने इस मुद्दे को फिर से विधानसभा में उठाया तो विभागीय मंत्री ने जवाब दिया कि रास्ता बंद नहीं बल्कि खुला है। लेकिन आज वो भी इस हकीकत को स्वीकार कर रहे हैं कि रास्ता बंद है। लेकिन विषय ये है कि कैबिनेट ने किया, तत्कालीन सरकार के कैबिनेट ने किया, तो कैबिनेट ने करने के बाद तो फिर वो ट्रांसफर, अब जब एक बार मंत्रिमंडल ने कर दिया तो बात खत्म हो गई। मेन बात यह है कि विधायकों को वहाँ से रास्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये कहना है होना चाहिए और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा और उससे जुड़े लोगों ने किस तरह कानून और नियम कायदों को ताक पर रखकर रसूख का खेल खेला है। हरबख्श सिंह बत्रा ने ही 9.11 करोड़ का सौदा कर क्लब के संचालन का अधिकार जैन और सिंगानिया परिवार को सौंपा। नए पुराने संचालकों ने ही अपने रसूख के दम पर क्लब में लॉकडाउन के दौरान नशे की पार्टी कराई। वो तो गोलीकांड के साथ उसका सारा खेल बेपर्दा हो गया।
अब सवाल ये है कि क्लब संचालकों के इस रसूख के खेल पर क्या नई सरकार में भी कोई कार्रवाई होगी, या फिर ये धारणा और मजबूत होगी कि सरकार भले ही बदल जाए, रसूखदार का रौब हमेशा बना रहता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इस वक्त राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। राजेश, पहले भी इस रसूखदार क्लब या रसूखदार संचालकों पर कैसे मेहरबानी बरसी हम दिखाते रहे, अब तो ये दस्तावेजी प्रमाण हैं साफ तौर पर कि कैसे जनप्रतिनिधियों तक का रास्ता रोकने की हिम्मत की, मिलीभगत के बिना ये संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है, और हम इस बात को ही लगातार उठा रहे हैं कि इसमें जो संचालक है उसका बहुत बड़ा रसूख है। उसके पीछे कुछ ना कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं, जो मंत्री हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकते हैं। ये जांच का विषय है। हम नहीं कह रहे हैं कि कोई नाम है, लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ नाम की वो शॉर्ट लिस्ट हैं हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की, जिनकी पूरी संलिप्तता इस क्लब के निर्माण से लेकर के अब तक में दिखती है, प्रतीत होती है, और हम उस पर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और लगातार हम सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने नियमों को तोड़ मरोड़ करके किसी विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। आज हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मकसद यही है कि सरकार के लोग देख ले, प्रशासन में जो बैठे जिम्मेदार हैं वो देख ले, और वो तय कर ले कि इस तरह की अनियमितता और इस तरह के रसूख के खेल अगर होते हैं तो उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। हमारे पास भी बहुत सारे फैक्ट्स अभी भी हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। आगे की हम रिपोर्ट में उसको भी सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि सरकार जागे, सरकार में बैठे जो जिम्मेदार हैं वो जागे, और जो भी इस रसूख के खेल को खेल रहा है, जो जनता में ये मैसेज देना चाह रहा है कि वो कानून और सरकार प्रशासन से ऊपर है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और सरकार ये संदेश दे कि सरकार और कानून ऊपर है, न कि ये रसूखदार। तब तक हम इस मुहिम को चलाते रहेंगे। जी चलिए, तो स्पष्ट है कि कैसे और कहां और किस किस स्तर पर मेहरबानी बरसी है यहां, जबकि नियमों का उल्लंघन हर एक कदम पर हुआ। अब रसूखदारों पर कब कार्रवाई होती है और कितनी कार्रवाई होती है, ये भी हम आपको जरूर दिखाएंगे अगर होती है और वक्त रहते होती है तो। बहुत शुक्रिया राजेश आपका। आबकारी विभाग की नाकामी से शहर में खुलेआम शराब पीने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। रायपुरा में ये आलम है कि शराबियों और अवैध अहाता चलाने वालों ने मुख्य सड़क तक को बांस बल्ली से बंद करके शराब का अड्डा बना दिया। डीडी नगर रोनीपुरम के 35,000 से ज्यादा लोगों को हाईवे के पास बनी सर्विस रोड और कॉलोनी के मेन रोड से गुजरना मुश्किल हो गया है। हमारी टीम मौके पर पहुंची तो सड़क पर बैठकर शराब पीते लोग भाग खड़े हुए। तस्वीरें भी दिखाते हैं, नजारा भी बताते हैं। रायपुर में नशाखोरों की हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है और आबकारी विभाग कितना नकारा हो चुका है, उसका आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। हम रायपुरा चौक पे खड़े हैं, हाईवे के ऊपर सर्विस रोड पे। वो शराब दुकान है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है आपको दिखाते हैं। एक आम रास्ते को शराबियों ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जो अवैध अहाता चलाते हैं उन्होंने अवैध रास्ते, देखिए एक रास्ते को बंद कर दिया है। आप देखिए बांस बल्ली डालकर इस रास्ते को बंद कर दिया गया और खुलेआम यहाँ पर शराबखोरी करी जा रही है। ना तो पुलिस को यह दिखाई देता है, ना आबकारी विभाग को दिखाई देता है। ये आम रास्ता है। देखिए आप यहाँ पर जो डिस्पोजल ग्लास लगे हैं, आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर शराबखोरी चलती है। सबसे बड़ी बात है आबकारी विभाग पर इसकी जिम्मेदारी है, मगर कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती। दुकानदार भी है यहाँ भी कितना शराब पीते हैं, रास्ता बंद करके। क्या बोलेंगे इसके? सर यहाँ पूरा मना करते हैं पुलिस वाले, फिर वहाँ की आता नहीं है कि होने के कारण सब शराबखोर वाले लोग यहाँ गली मोहल्ले में आ जाते हैं और कई बार हम दुकानदारों वालों को परेशानी बहुत होता है। आप देखिए दिन दहाड़े 24 घंटा यहाँ पर शराबखोरी चलती है। आम रास्ते को बंद कर दिया गया। हमने आबकारी विभाग का एक आपको दिखाया नकारापंथी का नज़ारा। यहाँ पर पूरी जो जिम्मेदारी है आबकारी विभाग पर ही है। आप देखिए आगे रेती गिट्टी डाल दी गई है, बांस लगा दिया गया है। गिलास अभी भी देखिए आपको दिखा रहे हैं हम किस तरह यहाँ पर खुलेआम देखिए शराब खोरी होती है। किसी का डर नहीं है, ना कानून का डर है, ना आबकारी विभाग का डर है। और यही जो कारण है रायपुर में इतने अपराध जो बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण देखिए आप, खुलेआम शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी है। तमाम लोग यहाँ पर शराबखोरी होती है। आपको आगे का भी नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए जिस कदर डिस्पोजल ग्लास यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर ये हर दिन का कचरा है। ये एक दिन का कचरा नहीं है, ये हर दिन का कचरा है। बड़ी बात यह है कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग आंख बंद करके बैठा है और रायपुर में यही कारण है कि लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है। और ये एक अड्डा नहीं, आपको और अड्डे हम दिखाएंगे और सवाल लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें बचाना है रायपुर को उड़ता रायपुर बनने से।
कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो दिन के उजाले में अहाता ना होने पर कैसे अवैध अहाते खुले हुए हैं और गलियां बंद करके, रास्ते ब्लॉक करके वहां दिन में बैठकर शराब छलकाई जाती है, इसके साफ तौर पर नजारे देखना होगा इन पर कब एक्शन होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।